तो भाइयों अभी अभी UFC 327 फाइटिंग इवेंट खत्म हुआ है। इरी प्रोहास्का को टीकेओ कर दिया है कार्लोस उलबर्ग ने और वो बन चुके हैं UFC के नए लाइट हैवीवेट चैंपियन। हम सबको पता है कि ये कोई नॉर्मल नॉकआउट नहीं था। फाइट के अंदर कार्लोस उलबर्ग इंजर्ड हो गया था, उसका नी इंजर्ड था, सिर्फ एक लेग पे वो फाइट कर रहा था। बट इरी प्रोहास्का ने इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करी और एक लेग पे होने के बावजूद भी यहाँ पे कार्लोस उलबर्ग ने इरी को नॉकआउट करा और बेल्ट जीत ली। तो भाइयों इस वीडियो के अंदर हम UFC 327 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। काफी खतरनाक फाइट्स इस इवेंट के अंदर हम सबको देखने को मिली थी, चाहे वो को मेन इवेंट में पाउलो कोस्टा की फाइट हो या उससे पहले कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस जॉश हॉकेट की फाइट हो। सारी चीजों के बारे में भाइयों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स में। एरोन पीको ने यहाँ पर पट्रिसियो पिटबुल को हराया और काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग दिखाई, अपने आप को बेसिकली रिडीम करा। वो जो नॉकआउट उसका फर्स्ट फाइट में दिखाया था, इस फाइट में कहीं ना कहीं अपने आप की स्किल्स को ज़्यादा बेटर तरीके से उसने प्रपोज करा, काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स करता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि उसकी फाइटिंग स्टाइल लिटरली ऐसा देख के लग रहा था कि वो गेम में फाइट कर रहा है, इतना पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर वो फाइट कर रहा था। बस वो इस फाइट में पिटबुल को यहाँ पर फिनिश नहीं कर पाया और डिसीजन से उसने विक्ट्री ले ली। फिर बात करें अपने मेन कार्ड के अंदर, मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट ही एक बैंगर थी। कब स्वानसन ने राउंड 1 के अंदर ही नेट लैंडवेयर को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया और एक बहुत फिनोमिनल विक्ट्री निकाली अपनी लास्ट UFC फाइट में। फिर भाइयों फाइट हुई थी यहाँ पर कर्टिस ब्लेड्स और जॉश हॉकेट की। सबको पता है भाइयों जॉश हॉकेट वही बंदा था जिसने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेन्स में यहाँ पर इतना केओस क्रिएट किया, रिंग गर्ल्स को जाके अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसने यहाँ पर फाइट करी कर्टिस ब्लेड्स से और ये फाइट भाइयों कहीं ना कहीं ऐसी फाइट समझ सकते हो जिसने वापस से जान डाल दी हैवीवेट डिवीजन में। रिसेंट टाइम्स में UFC में कोई सबसे स्ट्रगलिंग डिवीजन था तो वो हैवीवेट का ही था। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट नहीं हो रही थी, कंटिन्यूअस फाइटर्स नहीं आ रहे थे, बट जॉश हॉकेट और कर्टिस ब्लेड्स की ये फाइट राउंड 1 से ही एक बैंगर फाइट थी। तो एक एक्चुअल टिपिकल फिस्ट फाइटिंग होती है जो एक ब्रॉडर ऑडियंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वैसी फाइट यहाँ पर इन दोनों ने लड़ी। फर्स्ट राउंड के हाफ के बाद ये पूरी तरीके से गैस आउट हो गए थे। कर्टिस ब्लेड्स ने काफी तगड़े शॉट्स जॉश हॉकेट पे लैंड किए, जॉश हॉकेट ने अर्ली ऑनस्लॉट डाला, कर्टिस ब्लेड्स ने उसको सरवाइव करा और अल्टीमेटली ये 3 राउंड्स तक गए एक दूसरे के अगेंस्ट बैक एंड फोर्थ। और भाई जॉश हॉकेट ने इसको एक यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया है 29-28। और भाई जॉश हॉकेट ने इस फाइट को यहाँ पर एक यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया है। अब मेरे हिसाब से तो एक बहुत क्लोज विक्ट्री थी, किसी के भी साइड जा सकता था यह मैच। भाई मेरा ओपिनियन आप जॉश हॉकेट के ऊपर जानना चाहोगे तो मेरे हिसाब से अभी भी ये कोई बहुत एलीट लेवल का हैवीवेट फाइटर नहीं है। इसने यहाँ पर पोस्ट फाइट कॉल आउट में यहाँ पे टॉम एस्पिनल, एलेक्स परेरा जैसे फाइटर्स को कॉल आउट करा, बट जैसे ही उसने आज फाइटिंग स्टाइल दिखाई, सिर्फ फिस्ट फाइटिंग, एक लेग किक नहीं थ्रो करी है, तो इससे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आने वाला है। कर्टिस ब्लेड्स ने इतने पंचेस कनेक्ट किए, एक पंच अगर टॉम एस्पिनल का कनेक्ट हो जाएगा या फिर एलेक्स परेरा का कनेक्ट हो जाएगा, वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ पंचिंग पावर आता है। तो जॉश हॉकेट को अभी आप सब यहाँ पे टॉम एस्पिनल या इन सब से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ ये चीज डेफिनेटली है कि बहुत इंटरटेनिंग फाइटर है, बहुत अच्छा एडिशन है हैवीवेट डिवीजन में। इसने बेसिकली जो अपने आप को बिल्डअप करा, फाइट वीक में इतने सारे एंटिक्स कर रहा था, ड्रामा लेके आ रहा था और अटेंशन बेसिकली चाह रहा था। अब इस परफॉर्मेंस के बाद डेफिनेटली उसको अटेंशन मिलेगा और जितनी ट्रैश टॉकिंग उसने करी थी, जितनी हरकतें उसने करी थी, और उसने फाइट भी उसी तरीके से वाइल्ड तरीके से लड़ी। भाइयों कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मैंने पहले की वीडियो में फाइट से पहले मैं इसको उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहा था, बट कहीं ना कहीं भाइयों फिर भी चलता है कि हाँ शॉन स्ट्रिकलैंड जैसा तो नहीं कि हाँ दुनिया भर की ट्रैश टॉकिंग करी फिर फाइटिंग भी उतनी ही ज्यादा बोरिंग करी, फाइट में कुछ अपनी तरफ से दिखाया नहीं। बट जॉश हॉकेट फाइट लेके आया यहाँ पे ऑक्टागन में और हम सबको पूरी तरीके से एंटरटेन करा है। तो एंटरटेनमेंट के मामले में तो बहुत ज्यादा मजा आया इसकी फाइट को देख के। भाइयों पाउलो कोस्टा के बारे में बात करें, यहाँ पर फाइट हुई और एक बहुत बड़ा अपसेट पुल ऑफ कर दिया है पाउलो कोस्टा ने। आजमान मुर्जाकनॉफ को यहाँ पर टीकेओ कर दिया है पाउलो कोस्टा ने और अपनी लेग किक का जादू उसने लाइट हैवीवेट डिवीजन में दिखा दिया। अब ऑब्वियसली भाइयों मैंने आप सबको फाइनल प्रेडिक्शन यहाँ पे आजमत की ही दी थी, बट मैंने आप सबको एक चीज बोली थी कि पाउलो कोस्टा लाइट हैवीवेट डिवीजन में लेग किक्स लेके आता है, उसकी लेग किक्स लिटरली विप्लैश जैसी होती है और उसी लेग किक्स यहाँ पर कंसिक्वेंटली ब्रेक डाउन करा है यहाँ पर आजमात को। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आजमात का गेम प्लान भी थोड़ा खराब था। इवन दो उसको पता था कि वो लेग किक्स उस पर डबल इफेक्ट कर रही है क्योंकि वो हमेशा चार्ज कर रहा है और अग्रेसिव दिखा रहा है। अगर वो थोड़ा बैकफुट पे खेलता, थोड़ा काउंटर पंचिंग में खेलता तो और बेटर अपॉर्चुनिटीज आती। बट भाइयों यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा पाउलो
कोस्टा को, जो स्पीड लेके आया राउंड 1 में ओवरवेल्म करा, और राउंड 2 में जो किक्स मार रहा था भाई, वो कहीं ना कहीं वो किक्स ब्लॉक भी हो रही थी, हेड किक्स, लेकिन उन किक्स ब्लॉक होने के कारण ही आजमात के हैंड में भी इंजरी हुई है 100%। और वो इंजरी के बाद भी काफी ज्यादा इंपैक्ट फील हो रहा था। इतनी पावर है पाउलो कोस्टा के किक्स में कि आप ब्लॉक भी कर लो तब भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा फील होता है। वो इतना ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है अपनी किक को थ्रो करते टाइम, फुल पावर के साथ हर किक को थ्रो करता है, और इसलिए वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इस फाइट में भी गेम चेंजर थी उसकी राइट हाई किक जो थी, वो गेम चेंजर थी उसको यहाँ पर विक्ट्री दिलाने में। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि लाइट हेवीवेट डिवीजन में बहुत अच्छा एडिशन रहेगा पाउलो कोस्टा, क्योंकि मिडिल वेट डिवीजन में वो काफी ज्यादा वेट कट करके स्लो हो जाता था, फिर उसका गैस टैंक यहाँ पर इफेक्ट करता था। लाइट हेवीवेट डिवीजन में उसके पास ये जो 20 पाउंड्स का यहाँ पर बफर है, इसके ये वेट कट ना करने की जगह पे अपनी स्किल इंप्रूव करेगा, अपने कार्डियो पे वर्क करेगा, तो ये सारी चीज़ें उसको और हेल्प करेंगी। और उसका साइज भी कहीं से छोटा नहीं लग रहा था, तो लाइट हैवीवेट डिवीजन में बहुत अच्छा कंटेंडर यहाँ पे पाउलो कोस्टा बन सकता है। और जिस हिसाब से डिवीजन यहाँ पे खुला हुआ है, काफ़ी सारे कंटेंडर्स हैं, नया चैंपियन बना है, तो जल्द ही यहाँ पे रैंक्स भी क्लाइंब कर सकता है अगर वो क्विक विक्ट्रीज निकाले तो। फिर भाइयों अब यहाँ पे बात करते हैं अपने मेन इवेंट के बारे में। मुझे पता है भाइयों लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कुक किया है मेरी प्रेडिक्शंस के बारे में, क्योंकि इस बार भी हमारी मेन इवेंट की प्रेडिक्शन गलत हुई है। और इस बार तो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हुई है, ईरी प्रोहास्का कार्लोस उल्बर्ग की फाइट चल रही थी भाइयों। ईरी प्रोहास्का काइंड ऑफ एकदम आप समझ लो कि सिल्वर स्पून प्लेटर में यहाँ पर उसको विक्ट्री दे दी गई थी, क्योंकि फाइट के फर्स्ट राउंड में ही यहाँ पे बैक स्टेप करते हुए कार्लोस उल्बर्ग का राइट नी इंजर्ड हो चुका था, पूरी तरीके से जा चुका था वो नी। अगर ईरी प्रोहास्का इस राउंड को फिनिश करता तो कार्लोस उल्बर्ग स्टूल से वापस उठ नहीं पाता, फाइट वहां पे कैंसिल हो जाती। उठ के आता भी तो एक आधा ऑब्लिक किक, एक आधा लेग किक की जरूरत थी और ईरी प्रोहास्का चैंपियन बन जाता। बट ईरी ने बहुत बड़ी गलती करी। और अगर भाई अपनी ये फाइट फिर से देखोगी तो जब उसको पता चला कि कार्लोस उल्बर्ग का लेग्स इंजर्ड है, उसने उल्बर्ग को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए कॉल आउट करा है, बार बार 2 बार तो उसने ट्रेड करने के लिए कॉल आउट करा है कि यहीं पे खड़े होके सिर्फ फिस्ट फाइटिंग करते हैं। तो ये बहुत गलत गेम प्लान था। अगर आपको कोई सामने से एडवांटेज मिल रहा है प्लीज उसको उसी टाइम ले लो, क्योंकि ईरी प्रोहास्का ने वो एडवांटेज लिया नहीं, उसके लेग्स को अटैक करा नहीं। और इवन दो आपका सामने वाला अपोनेंट लेग्स से कॉम्प्रोमाइज है, आप उससे फिस्ट फाइटिंग क्यों करने जा रहे हो? एक किक बॉक्सर, एक कार्लोस उल्बर्ग जैसे किक बॉक्सर से फिस्ट फाइटिंग करने गया और एक चेक लेफ्ट हुक से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर ईरी प्रोहास्का को, जो कि उसने बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था, और उससे वो ड्रॉप हुआ और वहां पे टीक्यो फिनिश कर दिया ईरी प्रोहास्का को। भाई आप मेरे से पूछोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यूएफसी की हिस्ट्री का, टाइटल फाइट हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स है यहाँ पे। एंडरसन सिल्वा ने जो क्रिस वाइडमैन के साथ करा था, सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही थी। हालांकि वो और बड़ी फाइट थी, उसमें विन स्ट्रीक भी टूटी थी और बहुत सारी चीजें गई थी, बट एंडरसन सिल्वा ने भी कहीं ना कहीं शो ऑफ करने के चक्कर में यहाँ पर ऑक्टागन में सारी चीजें करी थी, वो उनका विन स्ट्रीक टूटा था। और ईरी प्रोहास्का ने भी ब्लंडर करा है। बेसिकली पोस्ट फाइट इंटरव्यू में यहाँ पे ईरी प्रोहास्का बोल रहा था कि जब उसको पता चला कि उल्बर्ग का नी डैमेज हो गया तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी मर्सी दिखाने लग गया कि उसका नी डैमेज हो गया है, वो ऑनर के साथ फाइट करना चाहता है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ईरी ने यहाँ पे ऑनर दिखाया, वो डर्टी खेल सकता था, कार्लोस उल्बर्ग को नी पे अटैक करके इजीली जीत सकता था, बट उसने ऑनरेबल फाइट लड़ी। पता नहीं भाइयों कि एक यूएफसी फाइट में ऑनर का कॉन्सेप्ट कब से आ गया। अनटिल एंड अनलेस आपको यहाँ पे लो ब्लो नहीं कर रहे हो, कुछ इलीगल आई पोक वगैरह नहीं कर रहे हो, नॉर्मल पंच और किक्स मारने में कौन से ऑनर खत्म हो रहा है किसी फाइटर का। कार्लोस उल्बर्ग को इंजरी हुई, वो उसके कारण हुई। ईरी प्रोहास्का वहां पर उसको पुश कर रहा था, बैक स्टेप करा, और इंजरी तो किसी को भी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फाइटर सिर्फ पंच करना छोड़ देंगे, किसी के हाथ टूट जा रहा है। अब वैसे तो आजमत मुर्जाकनोव का को मेन इवेंट में हाथ टूट गया ब्लॉक करते हुए, फिर तो पाउलो कोस्टा को अपनी लेग किक्स मारना छोड़ देना चाहिए था। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है ईरी के फैंस की तरफ से कि उसने ऑनर के लिए यहाँ पर फाइटिंग करी। ये सरासर एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ईरी प्रोहास्का से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। बेसिकली बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ईरी प्रोहास्का यहाँ पर उसको कॉल आउट कर रहा था और उसको एक फेयर चांस देना चाह रहा था फाइटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इसे चैंपियंस या फाइटर्स यहाँ पर एक फेयर चांस देते हैं सामने वाले अपोनेंट को, जैसे मैक्स हॉलोवे देता है 10 सेकंड के लिए ब्रॉलिंग करता है, तो वो सामने वाले को फेयर चांस नहीं दे रहा है, वो अपने आप को यहाँ पे डिसएडवांटेज पे रख रहा है। और ईरी प्रोहास्का को यहाँ पर एक एडवांटेज दिया गया था, एडवांटेज मिला था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसको मिला था कि वो ईजिली फाइट को फिनिश करके निकल सकता है, बट ईरी प्रोहास्का ने उसको नहीं लिया। और इसका हाल यही होता है। ऑक्टागन भाइयों बहुत ज़्यादा अनफॉरगिविंग है, इसके अंदर आप कुछ भी
इमोशन, मर्सी, फॉरगिवनेस कुछ भी लेके आने लगोगे तो सामने वाला नहीं दिखाएगा वो चीज़ आपके लिए, ये आपकी ही बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। इसलिए भाइयों मेरे हिसाब से तो ये ईरी प्रोहास्का की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर है और इसीलिए उनके पास ये टाइटल अपॉर्चुनिटी गई। कार्लोस उल्बर्ग अब चैंपियन बन गया है। अब उल्बर्ग खुद में भी यहाँ पर इंजर्ड है, उसका पता नहीं कौन सा ACL MCL टीयर हुआ होगा यहाँ पर, जिसकी भी रिकवरी में 7 8 9 महीने लगते हैं। तो आप देख सकते हो लाइट हैवीवेट डिवीजन पूरी तरीके से खुल चुका है, नया यहाँ पर कंटेंडर आ गया है, नया यहाँ पे चैंपियन आ गया है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। मे बी अगर यहाँ पर मिडिल वेट डिवीजन में बेल्ट डिफेंड कर लेता है हमजा चिमाएव तो शायद उसको मूव अप भी करा दिया जाए। अगर कार्लोस उल्बर्ग लंबे टाइम तक फाइट नहीं करने वाला तो इंटरिम टाइटल फाइट भी हो सकती है। तो हमजाद के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन चुकी है लाइट हैवीवेट डिवीजन में। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, नए चैंपियन कार्लोस उल्बर्ग के बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाइयों बात करते हैं हमारे प्रेडिक्शंस के बारे में। ऑब्वियसली भाइयों मैंने आप सबको 6 प्रेडिक्शंस बताई जिसमें से 2 सही हुई और बाकी की 4 गलत हुई। और हमारा जो स्ट्रीक चल रहा है मेन इवेंट की प्रेडिक्शन वापस से गलत हो गई। MMA दोस्त कर्स से स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग भाइयों। ईरी प्रोहास्का, अब खुद ही सोचो भाइयों, जीता हुआ फाइटर भी यहाँ पर हार गया। अब तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि MMA दोस्त कर्स यहाँ पर है कि भाइयों लाइव स्ट्रीम में भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बताया। अब मैंने भाइयों UFC 327 की जो प्रेडिक्शन करी थी वो ट्विच पे लाइव करी थी, लाइव आप सबसे सारी चीज़ें डिस्कस करी करके, लाइव आप सबसे सारी चीज़ें डिस्कस करके ही प्रेडिक्शंस करी थी। तो अगर आप सबको भी मेरी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम वगैरह में जुड़ना है, मेरी हेल्प करनी है प्रेडिक्शंस वगैरह करने में, या मुझे प्रेडिक्शन आगे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसकी एक प्रॉपर लाइव स्ट्रीम में ट्विच के ऊपर करूंगा। उसमें बहुत खुल के बात करेंगे अनफिल्टर्ड तरीके से। तो ज़रूर से मेरे ट्विच के चैनल को फॉलो कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में दे दूंगा। कि भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन है इस मेन इवेंट के बारे में, ईरी की गलती के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।